नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NHD। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के जो चल रहा था ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्ज़ाम है जो नज़दीक आ रहा है, इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग बायोलॉजी पर है जो बना दिए थे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए हम लोग बायोलॉजी पर जो है बना चुके थे वीडियो, जिसमें हम लोग पार्ट 1 देखे थे और पार्ट 2 देखे थे, है ना। पार्ट 1 था और पार्ट 2 था। हम लोग 2 वीडियो देखे और 2 वीडियो में टोटल हम लोग 140 क्वेश्चन सोल्व किए हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम से। तो अगर कोई नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। आज हम लोग जो चालू किए हैं बाबुआ, आज हम लोग है हिंदी का कौन सा भाग, गद्य भाग। देखो क्या कि हिंदी क्लास 10th में हिंदी 2 गो है, एक भाग 1 है बाबुआ, सॉरी एक भाग 2 है जो जिसको कहते हैं गोधूली, ठीक है, कुछ कहते हैं गोधूली कहते हैं। और एक बुक और है जो भाग 2 ही है, लेकिन उसको कहते हैं वर्णिका कहते हैं, कुछ कहते हैं वर्णिका कहते हैं। तो हम लोग वर्णिका को अभी नहीं लाए हैं, वर्णिका को एक ही वीडियो में सोच रहे हैं कि समाप्त कर दें। जितना भी वर्णिका है उसको क्या करें, एक ही वीडियो में समाप्त कर दें। तो आज हम लोग गोधूली लाए। अब देखो एक बात और कि गोधूली में भी 2 गो है, कि 2 भागों में गोधूली को बांटा है। गोधूली को कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो है कि गद्य खंड में और दूसरा है काव्य खंड में। अब काव्य खंड मतलब होती है कुछ बाबुआ कविता होती है, जबकि गद्य खंड मतलब होती है कहानी होती है, ठीक है। गद्य खंड मतलब कहानी और काव्य खंड मतलब कविता होती है। तो हम लोग जो स्टार्ट कर चुके हैं वो कौन सा वाला भाग है बाबू, गद्य खंड वाला, यानी कहानी वाला भाग। कहानी वाला भाग हम लोग देखेंगे। कहानी वाला जब भाग देख लेंगे तब उसको हम लोग बाद कुछ देखेंगे कविता वाली भाग, ठीक है। तो कहानी वाली भाग जितना भी है, यानी आपको इसमें है जो कहानी में 12 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। 12 चैप्टर का कविता हम लोग जब सॉरी पूरा ऑब्जेक्टिव जब देख लेंगे तब हम लोग चलेंगे किसकी ओर, कविता की ओर। और इस एक चैप्टर से हम कोशिश करेंगे कि कितना लाएं, एक चैप्टर से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन भर लाएं, ताकि पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं बिना टाइम गवाए आगे चलते हैं। सबसे पहले बाबू याद रखना हम लोगों को कोची है, हम लोगों को याद रखना है कि इसके पाठ और उनके लेखक, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये कम से कम हर एग्जाम में आपको 5 गो पूछ लिया जाएगा, कम से कम हर एग्जाम में। ये तो एकदम फिक्स ही है कि हर एग्जाम में आपको कितना पूछ लिया जाएगा, 5 गो पूछ लिया जाएगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि ये 12 में से हम लोगों को 24 में से टोटल कितना हो गया, 24, क्योंकि 12 कहानी हो जाएगा। 1 मिनट, हम लोग को 12 गो कहानी पूछा जाएगा और 12 गो कविता। तो ये दोनों मिला करके 24 में से आपका 5 फिक्स रहेगा। अगर सोचो कि जहाँ से 5 कन्फर्म है वहाँ इग्नोर काहे करेगा, है ना। तो एक नज़र ही तो देखना है, देख लेते हैं एक नज़र। सबसे पहला है बाबू कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। एक बात और याद रखना, इनकी विद्या मतलब कुछ होती है कि इनके द्वारा है जो कौची लिखा गया। जैसे भीमराव अंबेडकर है तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा लिखे, तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा कैसा विद्या है, तो निबंध है। कैसा विद्या है, निबंध है, ठीक है। तो ये भी बातों को ध्यान में रखते ही जाना है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। विष के दांत के लेखक कौन है बाबुआ, नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। ये कैसी विद्या है, तो ये कहानी है, छोटे कौची है, कहानी है, ठीक है। अगला बात कि भारत से हम क्या सीखे, इनका लेखक कौन है बाबू, मैक्स मुलर जी। भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक कौन है, मैक्स मुलर जी। ये कुछ है बाबू, तो ये भाषण है, क्या है, भाषण है ना। अगला कहानी है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनकी लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये कुछ है बाबू, ये भी एक प्रकार का है, कहानी ही है ना। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि। नागरी लिपि है जो कौन है बाबुआ, यानी गुणाकर मूल्य जी हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। ये एक प्रकार क्या है बाबू, ये निबंध है, ठीक है। ये क्या है, निबंध है। अगला बहादुर, बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। ये क्या है, एक प्रकार की कहानी है। कैसी है, कहानी है, ठीक है। नहीं पता चला तो उन्हें एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि पेन नहीं है बाबू, हाथ से लिखना पड़ता है, ठीक है। अगला कहानी
परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, किनके लेखक है, कौन, रामविलास शर्मा। ये क्या होती है, परंपरा ही है ना। परंपरा का मूल्यांकन या कहानी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इनके लेखक कौन है, बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज। अब एक बात याद रखना, बिरजू महाराज का चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, इग्नोर करना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ बिरजू महाराज, तो इनका जो है बाबू कुछ है, तो ये है साक्षात्कार। साक्षात्कार है। और साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू इनके द्वारा किन्हीं के द्वारा लिया जा रहा था। चलते हैं अगला। अगला क्या है बाबू, अगला है अभिनयो। अभिनयो क्या है, किनके द्वारा लिखा गया, तो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया। मछली क्या है, मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। एक कहानी है, क्या है, कहानी है। अगला नौबत खाने में इबादत, किनके लेखक है बाबू, यतेंद्र मिश्रा। इनके लेखक कौन है, यतेंद्र मिश्रा। शिक्षा एवं संस्कृति, इनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ये भी एक प्रकार क्या है, शिक्षा शास्त्र है, कुछ है शिक्षा शास्त्र है। अगला अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो ये 12 है जो बाबू, हम लोगों को टोटल कितने 12 जो हैं, कितने हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ये 12 ले सकते हैं। पहले एक इन्हें है, ठीक है, ऐसे, और एक ये है। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेने का मन है ले लीजिएगा, और समय निकाल कर एक बार, ज़्यादा नहीं, कभी मान लो कि बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हैं दोस्त यार के साथ, एक बार एक नज़र मारे कि बिस्के दत्त के लेखक कौन है, नलिनी भारत समका सीखे, मैक्स मुलर, नाखुद को बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरी लिपि गुनाकर, मूल्य बहादुर, अमरकांत, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा, जीत जीत में लेखक बिरजू महाराज, अभिनयो के लेखक अशोक वाजपेयी, मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल, नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र, शिक्षा एवं संस्कृति, महात्मा गांधी। बस हो गया, एक नज़र हो गया। ये 12 के 12 से कर नहीं लगेगा बाबू, पढ़ लेगा। तो ये 12 के ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं, आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिएगा बाबूआ, किसी को अगर नहीं पता चला होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना, और बारीकी से देखते जाइएगा। यानी कुछ कह रहा था, यानी गद्य खंड का हम लोग हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन, उसका चालू करते हैं। तो कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है। हम पहले बताए थे कि भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार की समझ लो कि भाषण भी है या निबंध है, ठीक है। ये क्या है, भाषण है या निबंध है, कहीं कहीं भाषण देता है या कहीं कहीं निबंध देता है। तो कहते हैं कि किस भाषण से क्या है, संपादित अंश है। तो ये है बाबू एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये 1936 में लाहौर में दिए जाने वाला था, लेकिन बहुत सारे मनुवादियों द्वारा, स्वर्ण किसको कहेंगे, उच्च जाति को, तो स्वर्ण जातियों द्वारा इस भाषण को देने नहीं दिया गया। ये भाषण दिए जाना था कहाँ, लाहौर में। पहले लाहौर हमारा ही भाग हुआ करता था, कब, 1936 में, लेकिन देने नहीं दिया गया। तो इन्होंने एक फिर कहें कि छोड़ दो, नहीं देने दिया तो कोई बात नहीं, तो इन्होंने एक पुस्तक निकाले, कौन सी के नाम से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से। उसी में जाति प्रथा के बारे में कुछ किया गया, वर्णन किया गया, इसीलिए आंसर कुछ हो जाएगा सी। अगला पूरा कहानी बता दिए तो एक बार में बाबूगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, अब ये बताएं, भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ बाबू, तो जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को माहू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में होती है। चलिए अगला, हाँ लो अगला जस्ट पूछ ही लिया कि अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, कौची बोला गया, किस राज्य में, तो हम कौची बोले थे कि माहू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था, माहू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। तो इसकी कुछ हो जाएगा आंसर बाबू, मध्य प्रदेश, यानी बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ, तो अच्छा मृत्यु हुआ था 1956 में, लेकिन यहाँ 1956 दो को दिले बाबू, तो अच्छा दिसंबर दोनों, सॉरी, तो यानी इनका हुआ था दिसंबर में, कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, तो दो गो डेट पड़ गया तो कोई बात ना।
2 डेट में एगो कोई सेलेक्ट कर लो, यानी ऐसा तो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतक और रचनात्मक मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। देखो, चिंतक मतलब ऐसे सोचो कि जो भीमराव अम्बेडकर के बारे में सोचते थे या भीमराव अम्बेडकर उनसे कुछ सीखे। रचनात्मक मतलब हम जैसे कि मतलब हम पढ़ा रहे हैं, तो हम तो पढ़ाने के लिए किसी से सीखे, मोटिवेट हुए, और हम किसी अपनों का आदर्श मानते हैं कि हाँ हम इनकी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, हाँ इनको हम देखे तो इम्प्रेस हुए कि नहीं ये अच्छा, जब ये पढ़ा सकते तो हम भी पढ़ा सकते। इसी को कहते हैं आदर्श। ऐसा मत न सोचना कि आदर्श मतलब कि जो हमें कुछ किया, हमको लिए कुछ किया उसको आदर्श माने, नहीं। आदर्श मतलब कि जैसे तुमके सीखा, जो जो तुम्हें गाइड की, वो तुम्हारे लिए आदर्श हो। अब आदर्श तुम्हारे लिए कोई भी हो सकते हैं, गुरु, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, आदर्श तुम्हारा कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके आदर्श व्यक्ति थे 3। एक थे बाबू कौन, तो एक थे आगे जो बता देंगे, ज्योतिबा फूले थे, बुद्ध थे, और भी एक व्यक्ति थे जो आगे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार के लिए में जन्म लिए थे, मतलब कि किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो ये बाबू दलित वर्ग से थे। दलित वर्ग मतलब होता है जो सबसे नीच वर्ग मानी जाती है। ठीक है, अगला, तो इसके लिए ऑप्शन कौन हो जाए, सी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फुल वॉच कीजिए, ताकि एक एक ऑब्जेक्टिव सोल्व हो। क्योंकि इतना जब मेहनत किया जाता है बाबू, तो तुम्ही लोग के लिए किया जाता है। क्वालिटी बढ़ा के अपना देखा कीजिए भरदम। अरे नहीं होता तो फास्ट फॉरवर्ड कर ले जाए। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो है जो ऑप्शन सोल्व होता नहीं है, 20 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। अगला कहता है जाति प्रथा के पोषक द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप माना जाता है, यानी दूसरा रूप किन्हें माना जाता है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप किन्हें माना जाता है, तो जाति प्रथा को माना जाता है बाबू। क्योंकि जाति प्रथा यह जो श्रम विभाजन करता है। अच्छा, श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है ये बताओ। ये जो श्रम विभाजन है यार, श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है। देखो, श्रम का मतलब होता है काम बाबू, श्रम का मतलब कुछ होती है काम, और विभाजन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, बांटना। ठीक है, तो बांटना होता है। पहले क्या होता है ना कि जाति के आधार पर कुछ कर दिया जाता था, काम बांट दिया जाता था। कहा जाता था कि तू ग्वाला है तो दूध बेचेगा, तू चमार है तो जूता चप्पल सिएगा, और अगर तू लोहार है तो लोहा वाला काम करेगा। ऐसे करके मतलब जाति के आधार पर कुछ कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन छोटे कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, यानी जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो यह है अस्वाभाविक। कैसा है, अस्वाभाविक। कारण क्या है, अस्वाभाविक कारण यह है कि लोगों का मन नहीं रहता था कि हम एक ही पेशा में रहे। जैसे अगर तुम मान ले जाए कि तू बहुत पढ़ा लिखा है, अब तू चमार जाति से है या डोम जाति से है। ठीक है, और चमार जाति से तुमको कह दे कि नहीं तुमको चमड़ा ही छेड़ना है, कुछ छीनना है, चमड़ा छेड़ना है, और तुमको उसमें मन नहीं लगेगा, तुम अस्वाभाविक रूप से तो तुमको कुछ ही है जोड़ ले है, तुमको स्वभाव नहीं है वो काम करना, लेकिन फिर भी तुमको कुछ ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जाति हुई है। और जाति मिलता है बाबू, एक बात और याद रखना, जो जाति मिलता है, जाति क्या बताओ किस आधार पर मिलता है, क्या कर्म के आधार पर मिलता है या जन्म के आधार पर मिलता है। ये कमेंट में बताओ तो देखते हैं कि किस में कितना दम है। अगर जो बता दिया उसको हमारे तरफ से उसको फ़ोन पे पर 10 रुपया भेजा जाएगा। ठीक है, जो बता दिया उसको हमारी तरफ से फ़ोन पे पर 10 रुपया मिला भेजा जाएगा कि हमारा जो जाति है कर्म के आधार पर मिलता है या जन्म के आधार पर मिलता है। ठीक है, और उसका नाम भी लेंगे, उसकी आईडी भी मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या ये बच्चा है जो पढ़ने में ठीक है, ये आंसर दिया था इसका, तो बताओ इसका कि जाति किस आधार पर मिलता है। अगला कहता है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, मतलब जाति के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, मतलब कि श्रम विभाजन जाति के आधार पर किस रूप में बांटा है। तो ये बांटा है पैतृक पैसा। पैतृक पैसा मतलब होता है पूर्वज की पैसा, जो पूर्वज हमको काम कर रहे हैं, जैसे हमारे दादाजी हैं खेती का काम कर रहे हैं, तो हमारा भी पैतृक पैसा हुआ खेती ही। अगर हमारा दादाजी अगर अभी शिक्षा का काम करे तो हमारा पैतृक पैसा क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। इसी को कहते हैं पैतृक पैसा। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर इसके हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा रूपांतरित किया गया। देखो, रूपांतरित मतलब होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में कुछ कर देना, बदल देना, इसको कहते हैं रूपांतरित, या इसी को कहते हैं भाषांतरित। ठीक है,
इसी को कुछ कहते हैं भाषांतरित कहते हैं या रूपांतरित कहते हैं। तो इसके रूपांतरित जो किए थे कौन किए थे? ललाय सिंह यादव किए थे। क्यों? क्योंकि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था, एनिहिलेशन ही ऑफ कास्ट को ही रूपांतरित किया, ये भी पूछा जा सकता। जो एनिहिलेशन जो था बाबुआ, एनिहिलेशन, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट जो विषय था यानी जो किताब था उसको कोची में लिखा गया था, भीमराव अम्बेडकर द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन इन्होंने कोची को बदले थे हिंदी में। तो इसीलिए हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन किए थे? ललाय सिंह यादव किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? मतलब जो जाति है क्या मनुष्य के पेशा मतलब होता है काम, ठीक है। तो क्या मनुष्य के काम को प्रभावित करता है? प्रभावित मतलब नुकसान करता है, और नुकसान करती है तो कैसे करते हैं? तो यही पहले कह रहा। तो ऑप्शन नंबर ये कुछ हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ये है कि यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देता है। क्या मनुष्य के काम को बढ़ावा देता है जाति प्रथा? बढ़ावा देता है? हमको तो नहीं लगता है बढ़ावा देता है, ठीक है। जब आपको नहीं लग रहा है सर तो आंसर नहीं होगा सर। अच्छा, दूसरा बात, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध कर रखता है। हाँ, ये लग रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाती है? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि रोजगार देने के लिए बनाया है जाति प्रथा। यह मनुष्य के पेशे के लिए दक्षता बनाती है? नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन को हो जाएगा बाबू बी इज राइट आंसर, क्योंकि जो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा में बदल कर रखता है। क्योंकि जब कहानी पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि जो भीमराव अम्बेडकर है वो कहते हैं कि जो पहले के जाति जो होते थे वो कह दिए कि बाबू तुमको एक ही पेशा में रहना है, चाहे मतलब पेशा मतलब काम, एक ही काम में रहना, चाहे तुम उस काम से मरो या बचो। जैसे अगर तुम लोहार हो, कुछ हो लोहार हो तो तुमको खाली लोहा वाला ही काम करना होगा। अगर आप कुछ हो लोहार हैं तो आपको काम कोची वाला करना है, खाली लोहा वाला काम। तुम लोहा से बचो या ना बचो। अगर आप नाई हैं, ठीक है, अगर आप नाई हैं तो खाली बाल काटेंगे, ठीक है। बाल काट कर आपका जीवन चले या ना चले बाबू, आपको पेशा बदल नहीं सकते, रोजगार बदल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को कुछ करते हैं एक ही पेशा में बांध के रखते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए आंसर कुछ हो जाएगी बी। व्यक्ति को पेशा में बांध के नहीं रखना चाहिए था। कहता है विडंबना का अर्थ क्या? विडंबना मतलब एक क्रिटिसाइज होता है, तो विडंबना मतलब होता है उपहास। क्या मतलब? किसी का क्रिटिसाइज करना। तो विडंबना का अर्थ क्या हो जाएगा? उपहास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तो सच्चे लोकतंत्र का मतलब बताते हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि एक भाईचारा होता है। देखो, सच्चे लोकतंत्र का मतलब ये ना हुआ कि खाली कुछ कर देना। सच्चे लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि खाली तुम एक कुर्सी पर बैठ जाओ, सत्ता पर बैठ जाओ और सत्ता को चलाते रहो जैसे मन हो वैसे। नहीं, मतलब लोकतंत्र का मतलब होता है भाईचारा, सबको आपस में बना कर रखो। आज हमको ही काम है तो हमको ही करने आओ, कल तुमको ही काम रहेगा तो हम तुमको ही जाएंगे। तो ये होती है भाईचारा, ना कि जाति प्रथा। लोकतंत्र में आजकल तो हमारे लोकतंत्र में जाति प्रथा चल रहा है। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन है, 14 तारीख को चुनाव होगा, देखते हैं अगला सीएम कौन। बाकी आपका कौन पसंद है बाबू? क्योंकि विद्यार्थियों को भी राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं ऐसा ना है कि विद्यार्थियों को अपने आप से राजनीतिक से दूर रखना चाहिए, नहीं, विद्यार्थियों को भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। 12th में भी पढ़ेगा, जब भगत सिंह की जब कहानी पढ़ेगी ना, एक पत्र और एक लेख, तो उसमें भगत सिंह खुद बताते हैं कि विद्यार्थियों को तो राजनीतिक में भाग लेना ही चाहिए। तो बाबू एक वोटिंग होगा 6 तारीख को, एक वोटिंग होगा 11 तारीख को, और जो है हम लोग दिन 11 तारीख का है जहानाबाद जिला में, बाकी 14 तारीख का कुछ इसका चुनाव है। तो जाति प्रथा तो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए। सुशासन तो और नहीं होना चाहिए। सुशासन मतलब कि एक ही व्यक्ति शासन कर रहा, जैसे हमारे नीतीश सरकार जी हैं, आज 20 साल से बैठे हुए सत्ता पर, और बाकी तो देख ही रहा विकास। तो भाईचारा, कानून व्यवस्था का मतलब ही नहीं कुछ निकलता है जब भाईचारा है तो। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक कौन थे? हम बताए थे ना कि भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। एरा में तो कबीर हैं लेकिन ना बुद्ध है ना ज्योतिबा फूले हैं। इसमें बुद्ध हैं लेकिन और कबीर भी हैं लेकिन ज्योतिबा फूले नहीं है। इसमें तीनों हैं, इसमें भी कबीर हैं, बुद्ध हैं लेकिन ज्योतिबा फूले नहीं है। इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा
फूले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो ये था बाबू 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और तुम लोग भी कॉपी लेकर बैठता, कलम, तो देखता कि अपने आप को कितना सही होता है। इससे कॉन्फिडेंस आता है व्यक्ति में। ठीक है, टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस आता है। कहता है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन बताए थे बाबू कि 1936 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये भाषण दिया जाना था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा पर, लेकिन मनुवादियों द्वारा देने नहीं दिया गया, स्वर्णों द्वारा देने नहीं दिया गया। तो इन्होंने एक पुस्तक के रूप में छप दिया। वो पुस्तक का नाम दिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक व्यक्ति कौन थे? तो ये तो रचनात्मक मतलब जिनसे कुछ सीखे रचना के लिए, तो वो कौन थे बाबू? ज्योतिबा फूले ही थे। अगला क्वेश्चन हम लोग कभी बाबू और भी क्वेश्चन करना है, तो हम फर्स्ट करते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च स्तर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यानी कौन है जो प्रोत्साहन दिया था तो इन्होंने न्यूयॉर्क गए थे शिक्षा के लिए? तो बड़ौदा नरेश थे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो ये तो कौन नहीं जानता बाबू, भीमराव अम्बेडकर है। इनका टोटल 11 है, वो है जो लेखनीय है। ठीक है, टोटल कितना है? 11 है। तो 11 को देख लीजिएगा। अगला भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन है? द राइट्स एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा, विचार के वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। नहीं, ये तीनों कोई नहीं है। कौन है बाबू? हिंदू वीमेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन रूप ले लिया है? तो ये ले लिया है बाबू श्रमिक विभाजन का। देखो, एक होती है श्रम विभाजन, एक कुछ होती है श्रम विभाजन होती है। श्रम विभाजन मतलब बताए थे इससे पहले। श्रम विभाजन मतलब कि श्रम मतलब काम, जो काम को कुछ कर दे, बांट दे, उसको कहते हैं श्रम विभाजन। लेकिन एक होती है श्रमिक विभाजन। क्या होती है? श्रमिक, एक मिनट, एक होती है श्रमिक विभाजन। श्रमिक विभाजन किसको कहेंगे बाबुआ? तो श्रमिक विभाजन हम उसको कहेंगे जिसमें कुछ करे कि इसमें श्रमिक मतलब होता है मजदूर, कुछ होती है मजदूर होती है, और विभाजन मतलब तो जान ही रहा है बांटना, यानी जो मजदूर को कुछ कर दे, बांट दे, है ना, उसको कहते हैं श्रमिक विभाजन। तो इसके लिए आंसर कुछ हो जाएगी, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो भारत की जाति प्रथा का विशेषता तो हम कह सकते हैं छोटे, पहला कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करती है। दूसरा, यह श्रमिकों को स्वाभाविक विभाजन करती है। तीसरा, यह रोजगार वर्धक है। यह वर्ग विभेद को दूर करता है। क्या वर्ग विभेद को दूर करेगा भाई? जाति प्रथा है कि वर्ग को विभेद को, यानी वर्ग मतलब होता है जाति प्रथा के बीच भेदभाव नहीं करता है, करता है। तो इसकी आंसर हो जाएगी ए, यानी यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करता है, मतलब कि जिसको मन नहीं रहता है लेकिन फिर भी इसको बांट कर रखता है, इसी को कहते हैं अस्वाभाविक विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब ये पूछा कि यह जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का रूप नहीं है, क्यों नहीं है? तो न रहने का कारण यह है कि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि हमको मन पर आधारित नहीं है बाबू, लेकिन फिर भी तू हमको बांध के रखा, तो हमारा रुचि पर आधारित नहीं ना। अगला क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? मतलब लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें मानते हैं? तो ये मानते हैं आपका बाबुआ, एक इनको मानते हैं, एक मिनट, एक इनको मानते हैं तो निर्धारित कार्य को अभिरुचि पूर्वक के साथ रहना, अनुभवहीनता का, कार्यकुशलता का अभाव का, एकता का अभाव का। तो ये मानते हैं निर्धारित कार्य के अरुचि के साथ व्यवस्था में रखना, क्योंकि ये बाबू ये व्यक्ति को यानी व्यवस्था पूर्वक यानी विवश में रखता है, अरुचि पूर्वक मतलब रुचि नहीं रहता तो भी रखता है, इसलिए ऑप्शन को हो जाएगी ए हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार बिना ही किया। चलिए आगे देखते हैं। मतलब हाँ, तो कह रहा था कि क्षमता का विचार किए बिना किसी का उसका पेशा निर्धारित कर देता। मतलब कहने का मतलब है कि बताओ कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा मतलब प्रशिक्षण मतलब कि उसको शिक्षा है, उसके भी बाद भी निजी क्षमता पर विचार नहीं करता कि उसके पास कितना क्षमता, वो क्या कर सकता। निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही उसको पेशा निर्धारित कर। मतलब कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए हम बीएड कर ले हैं, हम टीचर की एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन ये कोई विचार नहीं किया, कह दिया कि नहीं तुम ही काम करोगे, तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो क्या वो हमारे अच्छा है? खाली कौची के आधार पर मिला, तो जाति के आधार पर तुम नीचे जाते हो, तुम फिर बाकी जितना पढ़े लिखे रहो हमको मतलब नहीं है। तो यही तो भीमराव अम्बेडकर जी हटाए जो सबसे अच्छी थी, कि महिलाओं को बोलने का अधिकार दिए, गरीब व्यक्तियों को बोलने का अधिकार दिए और नीच जातियों को बोलने का अधिकार दिए। ये भीमराव अम्बेडकर जी अच्छा काम किए, लेकिन कुछ काम है जो भीमराव अम्बेडकर जी भी गलत किए थे, लेकिन कुछ बहुत हद तक है जो अच्छे काम किए थे। तो ये है, अगला है ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका कौन सा बाबू, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या कि आधुनिक मानव किन्हें कहा जाता है? आधुनिक मानव मतलब मानुष, आधुनिक मनुष्य है जो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, क्योंकि मानवता सच्ची दिखती थी तो वो था भीमराव अम्बेडकर जी का। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संचारित का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बाबुआ स्वचालित, मतलब जो खुद से चले, मतलब खुद से अपने। भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि व्यक्तियों के अंदर, यानी व्यक्तियों को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित कर लेना चाहिए था कि जिससे अपना निर्णय खुद ले सके, उसके बदले में निर्णय कोई ना ले। जब मान ले जाए कि अब क्या है ना, कि मान लो कि अब तुम को बदले कोई और निर्णय ले रहा, तुम को कह रहा कोई कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, तब तुम कोई काम कर रहा, तब ऐसे में क्या होता है कि तुम्हारा निर्णय नहीं होता। तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अपने आप एक ऐसी शक्ति विकसित करो जिससे तुम अपना निर्णय खुद ले सको। जैसे तुम लोग हो, अब तुम लोगों को मान लिया जाए कि तुम लोग को कोई कह रहा है कि नहीं ई चीज पढ़ लो, कभी कह रहा ऊ चीज पढ़ लो, कभी कह रहा ई चीज पढ़ लो, और तुम लोग खुद, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुमको पढ़ना है, तुम अपना निर्णय खुद करना है कि हम क्या पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? मतलब लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक कहते थे कि विडंबना की बात तो यह है कि जो आज भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, क्योंकि पुस्तकों की कमी कहने का मतलब कि जो आज भी जातिवाद को मानता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को मानते हैं। आज है बिहार के इलेक्शन है, और बिहार के इलेक्शन में बिना जाति के आधार पर वोट हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। कितनों को इग्नोर कर ले कि हम नहीं जाति के आधार पर नहीं देते, हम लोग विकास के आधार पर देते हैं, संभव ही नहीं है। जाति के आधार पर वोट पड़ता है। कहता है लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखो, क्या लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वही हो सकता है जो पढ़े लिखे हैं? नहीं, तो कतई नहीं। आदर्श समाज वो भी हो सकता है जो नहीं पढ़ा लिखा। क्या जिसमें सभी स्वस्थ हो? नहीं। क्या सभी स्वस्थ रहेगा तभी आदर्श समाज है? क्या सभी धनी व्यक्ति हो तबे? नहीं, गरीब व्यक्ति से भी समाज चलता है। यानी देखो, एक स्वस्थ या सॉरी एक आदर्श समाज हम उसी को कहते हैं बाबुआ जिसमें स्वतंत्रता हो, यानी बोलने की आज़ादी हो, समानता हो, यानी सब लोग बैठ सकते हैं। समानता मतलब सबका अधिकार, सबका एक समान का अधिकार, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नीच हो, ऊंच हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका एक अधिकार, उससे समानता कहते हैं। स्वतंत्रता मतलब जिसको सबका अधिकार हो। भराता तो मतलब कि जिसमें भाईचारा की भावना हो। तो ऐसी समाज होना चाहिए, ये कहना था किनकी? भीमराव अम्बेडकर जी का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किन्हें मानता है? तो बेरोजगारी का सबसे प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा जितनी रहेगा बेरोजगारी उतना ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो पहले ही बता दिए कि महू
मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए अगला अगला कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्र का संपादन किए? तो ये पत्र किए थे बाबू उज्जवल भारत का। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि इस भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो सब जानता है, बच्चे बच्चे तक जानता है कि भीमराव अंबेडकर है जो भारतीय संविधान का निर्माता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर का बांडमाय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके? तो ऑलरेडी पहले कह दिए थे। कितने खंडों में बाबू? 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? देखो, कार्यकुशलता करना यानी अच्छा काम करना तो श्रम विभाजन काम करो, लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं करना। श्रम विभाजन से क्या होता है? जैसे मान लें कि अभी पूजा आ रहा है, ठीक है, पूजा है, एक मिनट, अगर पूजा है बाबू, अब पूजा में हम कह दें कि देखो बाबू, एक व्यक्ति कुछ करेगी, एक व्यक्ति बांस काटेगी, एक व्यक्ति कुछ करेगा निपेगी, एक व्यक्ति सजावट करेगी, एक व्यक्ति फल ले लाओ, एक व्यक्ति फल काट दो, एक व्यक्ति प्रसादी काट दो। तो ऐसे में हम सबको काम बांट दिए, तो वो हो गया श्रम विभाजन। लेकिन अगर कह दिया बाबू कि नहीं, जो सुवर्ण है वही पूजा कराएगा, जो बाबू पिछड़ा जाति से है जो मूर्ति नहीं छुएगा और खाली झाड़ू लगाएगा, सबको जूठा फेंकेगा, तब वहाँ गलत है। तो अगर कार्य कुशलता चाहता है यानी अच्छा कार्य चाहता है तो श्रम विभाजन करो, लेकिन श्रमिक विभाजन नहीं करना। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ये था रामजी सकलपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ तो माता का नाम अगले बता ही दीजिए कि माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था कुंती बाई। क्या था? कुंती बाई कि भीमा बाई? बाबू देख लेना एक बार ध्यान से हट रहा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? तो ये 1916 में किए थे भाई। अगला क्वेश्चन अगला है कि द कास्ट इन इंडिया मेयर मैकेनिज्म की रचना कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला कहते हैं कि मूक नायक किन्हें कहा जाता है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पात्र है बाबू। मूक नायक क्या है? एक पात्र है। अगला कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता के लिए किसकी आवश्यकता है? अच्छा, ये तो क्वेश्चन दोहरा दिया गया, तो हाँ, लेकिन ऑप्शन नहीं, ऑप्शन भी एक ही है, यानी श्रम विभाजन। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? तो बेरोजगारी की एक प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब का विख्यात भाषण इसमें कौन सा है? तो विख्यात भाषण, तो भाषण था कौन? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है बाबू? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है? तो अब क्या बताए थे कि विद्या के मामले में कुछ हो जाएगा, निबंध हो जाएगी। ठीक है, अगला कुछ बाबू कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? अच्छा, सभ्य समाज श्रम विभाजन में किसको आवश्यकता मानता है? तो कार्य कुशलता को आवश्यकता मानता है, क्योंकि कार्य सब श्रम विभाजन में अगर समाज में अच्छा काम करना तो कार्य कुशलता होगा। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन इसके बाद बाबू। अगला देखो, कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भीमराव अंबेडकर जी की थी। ठीक है, तो ये था बाबू आपका टोटल 48 ऑब्जेक्टिव और ने 12 को हम लोग देखें, यानी टोटल 60 को देखें। इस 60 में से आपको बाबू छोटे आपका क्या होगा ना, वो देखो, वो तो 12 को हम पेज हमेशा लाएंगे ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए। 12 क्वेश्चन जो लेखक वाला था वो प्रतिदिन लाएंगे भाई, वो प्रतिदिन लाएंगे, तो वो रिवाइज हो जाए बाबू। हाँ, बाकी अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भेजा कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर भी हैं हमारा वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रह पाता कि वीडियो कब आ रहा है। तो वीडियो आपको बाबू सुबह 8 से 9 बजे के बीच में प्रतिदिन चला जाएगा। हाँ, एक आध घंटा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कारण रहता है। ऑफलाइन क्लास लेना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग खुद करना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग खुद अपलोड करना पड़ता है। कभी MB के अभाव हो जाती है, कभी कुछ के अभाव हो जाती है, कभी नेटवर्क के अभाव हो जाती है, कभी थंबनेल नहीं बन पाता, कभी वीडियो नहीं बन पाता। तो ऐसे सारे बहुत सारी समस्या होती है।
और नई लोगों को समस्या होता है, क्योंकि देखो हम लोग नए लोग हैं, हमारे पास टीम नहीं है कि हमको काम करके देगा, हमको टाइपिंग भी करना है, एडिटिंग भी करना है, थंबनेल लगाना, ये चीज़ करना, इस कारण सब बेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लेट होता है तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी बड़े बड़े चैनल को टीम रहता है तो सबका टीम काम करते हैं भाई, सब टीचर कुछ नहीं करते हैं। टीचर का काम है आना है, क्लास लेना है, बाकी कौ करेगा नहीं करेगा, वीडियो अपलोड होगा नहीं होगा, वीडियो को थंबनेल लगेगा, टाइटल लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, मतलब ही नहीं रहता उन लोगों के। तो बाकी हम लोग को तो सब करना पड़ता है। ऑफलाइन क्लास भी लेना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास दिन दिन में होता है, क्योंकि क्लास 9 से लेकर 8 से लेकर के 12 तक पढ़ाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगती है। कोई बात ना, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्लाइड सेम रहेगा और पढ़ाने की तरीका कुछ चेंज रहेगा। बाय।